चलिए आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पेपर सेट 3 सेशन है 24-25। अब इसमें सबसे पहले सेक्शन ए एमसीक्यूज। पहला है इसमें प्रोपेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड, उनको आपने डिस्टिंग्विश करना है कौन सा केमिकल टेस्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ए जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ए जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये रिएक्ट किससे करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ये एल्डिहाइड से रिएक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बनता है CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो इसमें ऑप्शन आएगी आपकी ए। सेकेंड क्वेश्चन इज while doing qualitative analysis in chemistry lab, the role of catalyst is to change. कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि रिएक्टर जो फास्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके थ्रेशोल्ड बैरियर को कवर करके। तो इसमें हमारे पास आएगा आंसर डी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन ये इसको डिक्रीज करता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो डिक्रीज करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट है तो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट वन इज Abhishek added yellow colored potassium chromate solution into a test tube. He was surprised to see the color of the solution changing immediately to orange. He realized that the test tube was not clean, contained a few drops of some liquid. Which of the following substances will be the most likely liquid to be present in the test tube before adding potassium chromate solution? पोटाशियम क्रोमेट है K2CrO4, पोटाशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, पोटाशियम क्रोमेट का कलर है येलो जैसा मेंशन किया है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज। तो अगर डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो आपको एसिड ऐड करना पड़ता है, इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब में एसिड प्रेजेंट था। ऑप्शन डी आएगी HCl सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन इज Which of the following molecules is chiral in nature? तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ऑप्शन इसकी डी है, मैं ड्रॉ कर देता हूं 2-क्लोरोब्यूटेन। तो 2 पर क्लोरो है, बाकी हमारे पास हाइड्रोजन्स अंडरस्टूड है। अब ये जो सेंटर बना है ये वाला, इसके साथ चारों ग्रुप्स लगे हैं। एक क्लोरीन है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन आई है डी, ये करेक्ट है, ये हमारे पास कायरल कंपाउंड है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथेनॉल। इसके लिए आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखना पड़ेगा। अब आप इसके लिए पीसीसी भी रख सकते हैं जैसे ये है, आप इसके लिए कॉलिंस रिएजेंट भी रख सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन आएगी सी। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखते हैं तो ये इथेनॉल का इथेनोइक एसिड बना देगा। ऑप्शन आ जाएगी सी। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इसको पहले आप ड्रॉ कर लो थोड़ा सा। ये हमारे पास बन जाएगा N के साथ एक मिथाइल है, एक इथाइल है। तो आप देखते हैं कि जो मेन चेन है वो सबसे लंबे कार्बन्स की, सबसे ज्यादा कार्बन्स की होती है। तो 3 कार्बन्स की चेन को मेन मानो। तो हमारे पास नाइट्रोजन के साथ कौन कौन जुड़ा है? इथाइल है, मिथाइल है। पहले इथाइल को बोलो, N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन। तो यहाँ ऑप्शन देख लेना, N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन, और 1 पे तो अमाइन है। हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इसमें आपको एक ग्राफ दे रखा है और ये पूछा है कि इसका ऑर्डर क्या है। देखो जीरो ऑर्डर में ग्राफ डाउनवर्ड आता है और ये वाली स्लोप होती है। फर्स्ट ऑर्डर में आपने लिखा है स्लोप -EA/2.303 R। तो इसमें स्लोप है माइनस, तो हमारे पास ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी ऑप्शन कौन सी है? डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है 8th क्वेश्चन। The treatment of ethyl bromide with alcoholic silver nitride gives। तो पहले इसको रिएक्ट करवा के देख लेते हैं यहां पे। चलिए हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड, इसको आपने रिएक्ट करवाना है सिल्वर नाइट्राइड। अब यहां से AgBr हटा दो, ये पुराने वाला पहले इरेज करते जाएं साथ साथ। ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा AgBr। क्योंकि ऑक्सीजन का और सिल्वर का बॉन्ड कोवलेंट नेचर का है तो यहां पर बॉन्ड जो बनेगा वो नाइट्रोजन की तरफ से बनेगा। तो हमारे पास बन जाएगा
नाइट्रोइथेन। तो नाइट्रोइथेन की ऑप्शन देख लो कौन सी है, यहां देखिए बी ऑप्शन नाइट्रोइथेन। तो ये हमारे पास 8th की ऑप्शन है बी। अब चलिए 9th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखो जितने ज्यादा आयंस ज्यादा बनते हैं सल्यूट के, उतना ही ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपसे पूछा है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो जिसके आयंस कम बनते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी है, ग्लूकोज के आयंस नहीं बनते। फिर आ जाएगा 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन उस एल्डिहाइड का होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सबके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर बोथ आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलर्ड नेचर के होंगे। फेरस है और दूसरा है कोबाल्ट आयंस। हमारे पास 3 और 4 आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, आपने मैच करना है, मैच द टाइप ऑफ सेल गिवन इन कॉलम 1 विद देयर यूज गिवन इन कॉलम 2। अब लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ यूज होती है, इन्वर्टर में। मर्करी सेल कहाँ यूज होता है, रिस्ट वॉच में। ट्राई सेल कहाँ यूज होता है, वॉल क्लॉक में। और फ्यूल सेल कहाँ यूज हुआ, अपोलो स्पेस में, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। तो हमारे पास चारों ऑप्शंस कहां पर फिट बैठती हैं, ये 1 आ जाएगा डी में। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है, आप चेक कर लेना, मर्करी सेल जो है वो रिस्ट वॉच में, तो सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। हमारे पास ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक्सर्शन रीजन के क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सर्शन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये बात ठीक है बिल्कुल। और इसका रीजन है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव द डाइपोल इंटरेक्शंस, बात ये भी ठीक है। लेकिन जो रीजन है वो जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक्सर्शन की, तो इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजेस इन ऑर्डर गिवन है आपको, इसका रीजन गिवन है द वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। ये ऑर्डर भी ठीक है, एक्सर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सर्शन की। तो आंसर आएगा इसका ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन इन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज यूज्ड। ठीक है, जब आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं आयनिक सॉल्यूशन की, तो आप एसी करंट यूज करते हैं, क्योंकि डीसी करंट जो है वो आयंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसमें रीजन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज इफ डीसी सोर्स इज यूज्ड। दोनों ठीक है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सर्शन की। इसकी ऑप्शन आएगी ए। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सर्शन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये इसमें एक्सर्शन ठीक है। रीजन देख लो, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस। दोनों करेक्ट हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सर्शन की। तो इसमें भी आंसर आएगा ए। अब चलिए सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन एंड 3 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मोलर मास गिवन है, was dissolved into 60 gram of water, assuming that calcium chloride undergoes complete dissociation। अगर कैल्शियम क्लोराइड कंप्लीट डिसोसिएशन करे तो हमारे पास CaCl2 एक कैल्शियम आयन बनेगा, 2 क्लोराइड आयंस बनेंगे, तो हमारे पास टोटल मिलाकर 3 आयंस हो गए हैं। तो I की वैल्यू हो गई 3। डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM। तो हमारे पास डेल्टा TB I की वैल्यू 3 है, KB की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 0.52 मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर आपने इसको डिवाइड कर लिया है पहले तो ठीक है, अदरवाइज 1000 यहां ले जाओ। तो हमारे पास डेल्टा TB की वैल्यू आ जाएगी 0.162 केल्विन। इसके बाद है इसकी चॉइस जो है, लिक्विड्स X एंड Y फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड प्योर Y। प्योर X का मतलब P0X, इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 120 mm ऑफ मर्करी, और
और प्योर Y की वैल्यू है आपके पास 160 mm ऑफ मर्करी। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल आपने वेपर प्रेशर पता करना है कैपिटल P, और ये होता है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ x एंड y। अब आपको मोल सेम है तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन इसका भी 1/2 मतलब 0.5, इसका भी 1/2 मतलब 0.5। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 120 इंटू 1/2, 160 इंटू 1/2। इसको आप सॉल्व कर लो। टोटल प्रेशर है 60 प्लस 80 140 mm ऑफ मर्करी। ये आपका फाइनल आंसर है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक टेबल गिवन है, उसमें कंसेंट्रेशन गिवन है KCl की मोल्स पर लीटर और कनेक्टिविटी है मोलर कनेक्टिविटी है। आपसे पूछा क्या है, बेस्ड ऑन द गिवन डाटा गिव प्लॉसिबल रीजन फॉर द वेरिएशन ऑफ कनेक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन। अब आप देखिए जहां चेक कर लेना, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज होने से कनेक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और इसके साथ जो मोलर कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जब आप कंसेंट्रेशन कम करते हो मतलब डिल्यूशन बढ़ाते हो तो कनेक्टिविटी डिक्रीज होती है, मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है। कनेक्टिविटी इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, और मोलर कनेक्टिविटी इसलिए इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हमारे पास मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो यहाँ जो वॉल्यूम है इस हिस्से में, वॉल्यूम के इसको हम V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम के बढ़ जाने से मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 19, गिव एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू है, मॉलिक्युलरिटी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है। ऑर्डर जीरो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी जो है वो ना जीरो होगी ना फ्रैक्शन में हो सकती है। उसके बाद है फॉर अ रिएक्शन x प्लस y इज इक्वल टू z in which both x and y follow first order kinetics if the concentration of x is increased 2 times and concentration of y is increased 3 times, how does it affect the rate of reaction। अब इसको रेट लो, एक्सप्रेशन में लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, y ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना चाहते हो तो रेट कांस्टेंट लिख लो। अब आपने जब इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज की है, आपने x को डबल कर दिया और y को आपने 3 टाइम्स बढ़ा दिया है, तो हमारे पास जो नया रिएक्शन रेट आ गया है 6xy। अब हमारे पास k तो कैंसिल हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो नेट जो इंक्रीज हुआ है वो 6 टाइम्स हुआ है। तो ये हमारे पास कंसेंट्रेशन बढ़ाने का रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन। जब आप 413 केल्विन पे अल्कोहल में कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो इससे इथीन बनती है। तो अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, तो हम इस पे मैकेनिज्म लिखेंगे। तो पहले इसमें इथाइल अल्कोहल, मैकेनिज्म के स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स है, पहले है H प्लस ऐड करना, नेक्स्ट स्टेप में आपने वाटर को रिमूव करना है H2O बना के, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पीछे रह जाएगा कार्बन के ऊपर। अब लास्ट स्टेप है ये जो मैं बॉन्ड्स बनाता हूं, ये हाइड्रोजन्स है, ये अंडरस्टूड है। आप इसको H प्लस निकालोगे तो पीछे हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कंपेंसेट करने के लिए बॉन्ड बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा इथीन। ये इसमें मैकेनिज्म है और स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, गिव अ रीजन। दो कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में एसिडिक है, फिनोल भी एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक भी एसिडिक है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब एसिड H प्लस रिलीज करता है तो बनते हैं कार्बोक्सिलेट आयंस। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया इथेनॉइक एसिड का,
अब इसमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों के फाइनल स्ट्रक्चर में इक्वल कंट्रीब्यूशन है। जबकि फिनोल में नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास होता है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास हो तो फाइनल स्ट्रक्चर में उसकी कंट्रीब्यूशन कम हो जाती है। इसमें दो स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो इथेनोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनोल। इसका बी पार्ट गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड है इस तरह से और एसीटोफिनोन, अब ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो जो एल्डिहाइड है वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा। और इसके पास क्योंकि अल्फा पोजीशन पे CH3 लगा है तो इसमें हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट ये शो कर देगा, तो बेंजल्डिहाइड नहीं शो करेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट में इसमें येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो वो आपने दोनों में से कोई एक आंसर जो है उसमें लिख देना है। अब चलिए सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 22, श्वेता मिक्स्ड टू लिक्विड्स A and B of 10 ml each. After mixing, the volume solution was found to be 20.2 मिलीलीटर। मतलब दोनों 10 ml है, लेकिन जो फाइनल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज तब होता है जब जो कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, एक दूसरे को दूर भगाते हो। अब यहाँ पे क्या है, why was there a volume change after mixing the liquids? वॉल्यूम चेंज इसलिए हुआ क्योंकि वो नॉन आइडियल थे और उनकी जो A की B के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। Will there be an increase or decrease of temperature after mixing? जब दो चीजें आपस में एक दूसरे को दूर करती हैं तो वो एक दूसरे का बॉन्ड ब्रेक करके वहां पे एडजस्ट होंगे। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब करने में हीट जो टेम्परेचर है वो कम होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब कोई भी लिख सकते हैं, इथेनॉल प्लस एसीटोन है, अब कोई एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। अब इसकी चॉइस है, हाउ डज द स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिली एरियाज। जब आप उसमें कोई सॉल्यूट ऐड करते हो किसी सॉल्वेंट में तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो वो उस टेम्परेचर पे क्योंकि फ्रीज नहीं होगा तो मेल्ट हो जाएगा, तो रीजन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन 0.5 मास पर वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। आइसोटोनिक होने के लिए 0.9 कंसेंट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन 0.5 है, ब्लड सेल के अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस होने से ब्लड सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। राइट एंड एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, आपने डीसैलिनेशन करनी है, आपने सॉल्ट को हटाना है पानी में से, तो ये उसकी एप्लीकेशन है। RO प्यूरिफायर्स में यही कंसेप्ट यूज होता है। Question number 23, for the reaction A plus B changes into products, the following initial rates were obtained at various initial concentrations of reactants. आपको ये टेबल गिवन है, आपने करना क्या है, विद रिस्पेक्ट टू A भी ऑर्डर निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू B भी ऑर्डर निकालना है, और इसका आंसर लिख लो यहाँ पे। पहले फॉर्मूला लिख लो, रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K A रेज़ टू पावर अल्फा B रेज़ टू पावर बीटा, इनकी वैल्यूज पुट करते जाइए। तो हमारे पास इनिशियल रेट है 0.05, रेट कांस्टेंट A की वैल्यू है 0.1 और दूसरी की वैल्यू है 0.1, इसको नंबर 1। दूसरा है 0.10, 0.2 अल्फा, 0.1 बीटा। तीसरा है 0.05, 0.1 अल्फा, 0.2 बीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई है 3। जब आपको अल्फा पता करना हो तो आपने कंसेंट्रेशन वो सिलेक्ट करनी है जो एक जैसी है, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, 0.10, 0.2 अल्फा, 0.1 बीटा, तो इसको 1 से डिवाइड करो। 0.05, 0. यहाँ K भी आएगा, 0.1 अल्फा, 0.1 बीटा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 है और अल्फा यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1।
इसके बाद आपने सेम चीज बीटा के लिए पता कर लेनी है 100% कैलकुलेशन करके, तो वो 0 आ जाएगा। टोटल जो ऑर्डर है तो हमारे पास 1 + 0 = ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड EDTA है, आप 4 नेगेटिव भी लगा सकते हैं उसको, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयंस। इसके लिए आप स्ट्रक्चर लिखिए CH2COO1 नेगेटिव, CH2COO1 नेगेटिव। सेम चीज यहां है CH2COO1 नेगेटिव और यहाँ पे CH2COO1 नेगेटिव हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। तो ये हेक्साडेंटेट है, 3 बॉन्ड्स यहां से बनते हैं, 3 बॉन्ड्स इधर से बनते हैं और टोटल चार्ज 4 नेगेटिव क्यों है, 1 2 ये 3 और यहाँ पे नेगेटिव यहां भी आएगा तो 4 नेगेटिव। अच्छा नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, व्हाई इज tetracyanonickelate ions square planar while tetracarbonyl nickel is tetrahedral। देखो निकल है 28 एटॉमिक नंबर, 3d8 और 4s2, तो इसमें इस तरह से बना लो, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 2 इलेक्ट्रॉन्स s में। तो फर्स्ट वाले केस में आपने अगर इसमें नोट करो तो निकल जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 पॉजिटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से अगर हम निकाल दें, इरेज कर देते हैं यहां से। अब ये जो बच के पीछे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हमारे पास लीगेंड है, ये इसको पिछले वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा, तो हमारे पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब एक D एक S 2P हमारे पास बनेगा DsP2 हाइब्रिडाइज्ड, ये है स्क्वायर प्लेनर। और जो दूसरा केस है टेट्राकार्बोनाइल निकल, इसमें जो निकल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो उसके केस में भी यहीं से लिख लेते हैं, इसको इरेज करें पहले। चलिए अब इसको पहले बॉक्सेस की फॉर्म में लिख लो जैसे हमने पहले लिखा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे। अब क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसको पीछे शिफ्ट कर देगा, तो यहां से मैं इसको इरेज करूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पिछले वाले में एडजस्ट कर दें। अब क्योंकि यहां पे ऑर्बिटल खाली हो गया है तो यहां एक लिगेंड, यहां 3 लिगेंड्स, यहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। Next is question number 25. Account for the following. Haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reactions. अब जो haloarenes हैं इसमें बड़े reasons हैं। एक तो अब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोल सकते हैं कि जब क्लोरीन प्लस R इफेक्ट के कारण नोन पे डोनेट करती है तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो यहाँ पे Cl, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण बॉन्ड नहीं टूटता। दूसरा ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करती न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। बी पार्ट है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसका होता है जो सॉलिड स्टेट में जिसकी पैकिंग ज्यादा होती है, और पैकिंग होने के लिए, स्ट्रॉन्ग पैकिंग होने के लिए सिमेट्रिकल होना जरूरी है, तो ये सिमेट्रिकल है इसलिए पैकिंग स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए पोलैरिटी देखी जाती है, एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन देखी जाती है, मेल्टिंग में नहीं। सी है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स, अब Cl लगा लो, X लगा लो, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करवाना है, SN2। मान लो इसमें मैं न्यूक्लियोफाइल ले भी आऊं, यहां स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, तो इसको यहां पे पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करने के लिए इसको स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत है, इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म नहीं फॉलो करेगा, SN1 फॉलो करेगा, जिसमें पहले स्टेप में ये Cl को
रिलीज करेगा, रिमूव करेगा। Next question, question number 26. Write the chemical equation for the following preparation of phenol from cumene. ये तो आप लिख सकते हैं, सिंपल सा ही है। Nitration of anisole. Anisole बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन को। इसकी नाइट्रेशन करोगे तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगी, नाइट्रो ग्रुप लगा देना। ये है ईथर, HI से रिएक्ट करो तो आपने इसमें देखा होगा कि टर्शरी कार्बन है ये। HI से रिएक्ट करोगे तो ये ऑक्सीजन को लूज कर देता, अपना बॉन्ड खुद तोड़ लेगा और हमारे पास बनेगा क्या, आयोडीन। कार्बन के साथ अटैच करो और ऑक्सीजन के साथ आपने H अटैच करना है, इसमें फाइनल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब आपके पास इथेनॉल है और सेमी कार्बाजाइड है। सीबीएसई हमेशा ही उल्टा लिख के आपको ये रिएक्शन पकड़ा देती है और बच्चे हर बार सेम ही गलती करते हैं। अब इसको उल्टा लिखिए, जहां दो नाइट्रोजन्स हैं उनको इकट्ठा लिखो, यहाँ पे CONH2 और pH है 3.5, ये आपको पता होगा। यहां से 2H ऑक्सीजन रिमूव करो और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये बनेगी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये है इथेनॉल। इसको आपने डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट किया है, तो इथेनॉल को जब आप डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करते हो, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो आपने इसमें पढ़ा है पहले भी, बार बार क्या लिखने की जरूरत। अब ये जो नेक्स्ट है एसिड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये HVZ रिएक्शन है, हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की's रिएक्शन। तो आपने इसमें अल्फा हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन लगा दी। Next is question number 28. Name the vitamin which is responsible for coagulation of blood. Vitamin K आंसर है इसका, वो आपको पहले पता है। What is meant by denaturation of protein? Give an example. Denaturation protein का मतलब जो उसका coil type structure है, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, वो फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाता है। आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके जो टर्शरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स वो ओपन होकर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, इसलिए इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। सेक्शन डी है कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxyaldehydes or ketones that represent enormous structural diversity in terms of arrangement of atoms in space, resulting in hundreds of stereoisomers. Although the chemical properties of most stereoisomers may not be very different, their metabolic rate and utilization in biological system is significantly different and known to influence the overall carbohydrate metabolism. Structural variants which arise due to different arrangements of atoms in three-dimensional space are known as stereoisomers. The number of stereoisomers can be theoretically estimated by using formula 2n, where n is the number of stereocenters और asymmetric center, chiral center भी बोलते हैं इनको। Out of these stereoisomers, there are some structures which are mirror image of each other, and they are referred to as enantiomers. अब क्वेश्चन देखिए इसके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव केमिकल रिएक्शंस टू शो द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप एंड स्ट्रेट चेन इन ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करोगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, वो एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस शो करता है। अगर आप स्ट्रेट चेन बताना चाहते हो तो HI रेड फॉस्फोरस रिडक्शन कर दो, उससे आपको हेक्सेन मिलेगा, स्ट्रेट चेन। डिफाइन एनोमर्स, अगर C1 दो कॉन्फ़िगरेशन में C1 का OH और H की पोजीशंस इंटरचेंज होती है तो एनोमर्स बोलते हैं इनको। इसका चॉइस है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ये आपने पहले भी लिखा, मैं नहीं लिख रहा इसको, आप लिख लेना, इसमें देख लेना, सिंपल है। सुक्रोज इज नॉन एज इनवर्ट शुगर। देखो सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज बनते हैं। फ्रक्टोज जो है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी लेवोज है, तो वो ग्लूकोज से ज्यादा है, तो जो सोल्यूशन बनता है वो लेवो रोटेटरी है, इसलिए जो इसको बोलते हैं इनवर्ट, इसलिए सुक्रोज को बोलते हैं इनवर्ट शुगर, क्योंकि ये अपने से ऑपोजिट सॉल्यूशन बनाती है ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से। नेक्स्ट इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इन 1893 वाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब इसको रीड कर लेना बाद में, मैं मेन क्वेश्चंस की तरफ आऊं। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ
CrCl3 4H2O प्रेसिपिटेट 1 मोल, आपने इसको अगर AgNO3 से रिएक्ट किया है तो 1 मोल AgCl बनता है। मतलब इसमें जो Cl लिखा है सिर्फ एक Cl को आपने जो काउंटर आयन है उसकी फॉर्म में रखना है, बाकी सारा आपने स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, Cr एक्वा लिख लो पहले, 4 है, Cl2 है और एक Cl बाहर है क्योंकि वही AgNO3 ने रिएक्ट करके रिमूव किया है। बी पार्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स एंड अ डबल सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है और जो डबल सॉल्ट है वो लूज कर देता है क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। सी पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी कनेक्टिविटी ज्यादा होगी। आयंस ज्यादा कैसे बनते हैं, जितने ज्यादा काउंटर आयंस हैं। तो सबसे ज्यादा काउंटर आयंस यहाँ है तो इसके 3 ये Cl बनेंगे, कि 4 आयंस यहाँ बनेंगे, इसके 2 ये और एक ये 3 आयंस, इसका तो कोई बनेगा नहीं। और तो सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी उससे कम और सबसे कम इसकी। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल है, वो आपको वहां पैराग्राफ में भी गिवन, यहाँ देख लो ये गिवन है, आंसर ही गिवन है पहले भी। और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सिर्फ आयनिक बॉन्ड के हिसाब से होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होती है। अब है इसमें लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई। When pyrolusite ore is fused with KOH in presence of, ये सारी कहानी पढ़ लेना, मैं मेन क्वेश्चंस पे आऊं। Write the formula of A and B। अब जो A है वो है K2MnO4 और जो इसकी फाइनल प्रोडक्ट बनी है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। अब आपने इसकी आयनिक इक्वेशन लिखनी है तो राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन कंपाउंड B, ये कंपाउंड B है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, रिएक्ट्स विद फेरस इन एसिडिक मीडियम। तो इसको KMnO4 के आयंस लिख लो, परमैंगनेट आयंस, फेरस बना रहा है, फेरस के साथ ये रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम का H+ लिख ले। अब यहाँ पे आसान तरीका होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। +7 से आपने मैंगनीज किसमें कन्वर्ट होती है, 2 पॉजिटिव में, तो कितने का डिफरेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ 5 लिख लेना नीचे। अब फेरस का क्या बनता है, फेरिक, कितने का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ 1 लिख लेना, 1 को इधर मल्टीप्लाई करो, 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो 5 फेरस बन गए, यहाँ भी 5 फेरिक लिखो। 4 ऑक्सीजन है, अब आपने इसको बैलेंस करना है वाटर ऐड करके, प्लस H2O कितने, 4, तो 4 × 2 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको 8H1 पॉजिटिव आयंस ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका रिएक्शन हो गया फाइनल। नेक्स्ट है गिव रीजंस। फर्स्ट है सेरियम 4 पॉजिटिव इन एक्टिव सॉल्यूशन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। जो हमारे लैंथेनोइड्स हैं उनका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। The actinoid contraction is greater from element to element than lanthanide contraction। actinoid contraction जो है जितनी प्रीवियस ऑर्बिटल्स की जो शील्डिंग है वो पूर होगी, कंट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो एक्टिनोइड्स में शील्डिंग ज्यादा पूर है, कंट्रैक्शन ज्यादा है, लैंथेनोइड में कम है। यहाँ जिंक 2 पॉजिटिव जिंक बनाना है इज मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब है मोर फेवरेबल। तो जिंक 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स गेन करके जिंक बनाता है क्योंकि जिंक जो है वो फुली फिल्ड है, जबकि कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनना है तो ये पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव पहले स्टेबल है, उसको कॉपर बनाने की जरूरत नहीं है सोल्यूशन के अंदर। अब है इसकी चॉइस। While studying the periodic properties, इसको थोड़ा लार्ज कर ले। आरती came across an abnormal behavior of the atomic size of HF। F जब स्मॉल लगाना है, हफनियम के लिए है। She found that even though hafnium small f है इसके अंदर, यहाँ थोड़ा चेंज कर लेना, is placed below zirconium in the same group, both have almost similar atomic size। अब फिनोमेना कौन सा है, ये लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। लैंथेनोइड कंट्रैक्शन क्या होता है, रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई व्हेन मूविंग अलोंग द पीरियड। मेंशन एनी अदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबव फिनोमेना। एटॉमिक आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होता है तो बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। इसमें नेक्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग।
ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं और सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मेटालिक बॉन्ड जो है पार्टिकल्स का ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जिरकोनियम के पास स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट वाइल यहां जिंक आना है Zn, बाय मिस्टेक लिखा गया जिरकोनियम, तो जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है उसके पास। 32 For a galvanic cell, the following half reactions are given. Decide which will remain as reduction reaction and which will be reversed to become an oxidation reaction. Give reason for your answer. रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सेकंड वाले का, तो वो रिडक्शन ही करेगा, कैथोड बनेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड बनेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, यही इसका रीजन है। नेक्स्ट आपने जो फॉलोइंग आपको गिवन है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैग्नीशियम आयंस बनाता है, ऑक्सीडेशन करेगा, तो पहले लिखिए मैग्नीशियम बना रहा है मैग्नीशियम आयंस, और मैग्नीशियम आयंस की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.1000 मोलर सॉल्ट ब्रिज। फिर है सिल्वर आयन, ये 0.001 मोलर, ये बना रहा है सिल्वर सॉलिड। ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब करना क्या है इसका, आपको ई सेल पता करना है। ई नोट तो गिवन है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। एनोड में मैग्नीशियम है और कैथोड वाले हिस्से में सिल्वर आयन है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है वहां रिएक्शन के अंदर, तो पावर 2 कर देना, इसको सॉल्व कर लेना। वैल्यूज आपको गिवन है 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन 0.1 और सिल्वर की कंसेंट्रेशन 0.001 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। ई सेल इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 3.02 वोल्ट। ये अपना मैच कर लेना आंसर। नेक्स्ट है इसकी चॉइस है, इसका बी पार्ट, स्टेट कॉलरॉचेस लॉ गिव एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ इट जो एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस एंड अनायंस इन मोलर कनेक्टिविटी इज कॉल्ड कॉलरॉचेस लॉ। और दो एप्लीकेशंस क्या है, एक तो ये मोलर कनेक्टिविटी पता करती है, दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करती है। अब इसका सेकंड पार्ट वो भी इसी के बेस पे है। आपने बताना क्या है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम, इंफिनिटी लिख लो या जीरो कंसेंट्रेशन लिख लो। हमारे पास पहले ये तो गिवन है, आपको ये पता करना पड़ेगा। लैम्डा एम किसका पता करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। और ये किस किस से पता चलेगा, अमोनियम आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड में से, और OH आ जाएगा NaOH में से। और आपको ये ना Na चाहिए ना Cl चाहिए, तो इसको माइनस कर दो, इसकी वैल्यूज पुट कर देना। अमोनियम क्लोराइड यहां चेक कर लेना, ये पहली वैल्यू आपके पास अमोनियम क्लोराइड की है 129.8, दूसरी सोडियम हाइड्रोक्साइड की है 217, और तीसरी NaCl की है 108.9। ये आपके पास आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कनेक्टिविटी, और ये है 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहां वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट वाली वैल्यू तो आपको गिवन है, यहां पे आप चेक कर लेना 9.33, इससे डिवाइड कर दो 238.3 को, जो आ जाए वो आपका आंसर है। तो इसको कैलकुलेट खुद कर लेना। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, इसका ए पार्ट। इन अ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास द टीचर गेव द स्टूडेंट एन अमाइन, एक्स है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, और ये भी बताया है कि ये बेंजीन सल्फोराइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है, और ये इससे रिएक्ट करके आगे भी दे रखा है डिसॉल्व्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ प्राइमरी अमाइन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होते हैं, तो आपने इसका प्राइमरी अमाइन बनाना है। तो ये इसका आंसर है इथेन अमाइन, और ये प्राइमरी अमाइन है तो नाम भी लिखना है और
टाइप भी लिखना है, दोनों के अलग अलग मार्क्स हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर पी के बी। देखो जो जितना ज्यादा बेसिक है वो उतना ही ज्यादा उसकी के भी ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा के भी ज्यादा होगा पी के भी उतना ही कम हो जाएगा। तो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और ये आप अगर डिक्रीजिंग में लिखते हो तो क्रॉस कर देंगे उसको। इसमें लिखिए सबसे जो सबसे कम बेसिक है तो सबसे लास्ट में लिखना आपने, पी के भी उसकी सबसे ज्यादा होगी C6H5NH2, इसके बाद आ जाएगा अमोनिया, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास, देखो तीनों में जो सेकेंडरी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां लिख लो पी के भी सबसे कम होगी इसकी। इससे ज्यादा कौन आएगा, प्राइमरी वाला, ये आपने पढ़ा है ऑर्डर। फिर आ जाएगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी ऐसे लिख रहा हूं, तो ये आपका पी के बी के हिसाब से ऑर्डर जनरेट हो गया है। Aniline on nitration gives considerable amount of meta products along with the ortho and para products. Why? Aniline का बनता है एनिलीनियम आयन, क्योंकि जब आप इसकी नाइट्रेशन करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस भी करते हो, तो H+ ऐड होने से एनिलीनियम जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है। कन्वर्ट एनिलीन टू, एनिलीन से आपने बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन और फिनोल। तो सबसे पहले एनिलीन को कन्वर्ट कर लेना, आपने पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है तो इसको आपने पहले एसिटाइलेशन या असाइलेशन कहे तो वो करनी है, क्योंकि अदरवाइज जो एनिलीन है वो कन्वर्ट, आपने पढ़ा है पहले भी, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाता है, ऑर्थो या पैरा नहीं बनाएगा, तो पहले आपको उसका असाइलेशन करना पड़ेगा RCOCl से, फिर आप उसकी ब्रोमिनेशन कर दो, वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनाएगा, फिर आपने उसका हाइड्रोलिसिस करके वो जो RCO ग्रुप लगाया होगा उसको हटा देना। उसके बाद है फिनोल बनाना है आपने एनिलीन से, एनिलीन का पहले बनाओ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसके बाद आपने उसको हाइड्रोलाइज करना है और उसका बनेगा फिनोल। फिर है इसकी ऑप्शन आयरन हीटेड अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अमाइन क्लोरोफॉर्म के साथ, ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। इथाइल अमाइन मतलब इथेन अमाइन, CHCl3KOH, सफोकेटिंग स्मेल बनती है आइसोसाइनाइड्स की। बाकी लिख लेना इसमें KCl और वाटर, मैंने बैलेंस नहीं किया है इसको। आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करो तो एनिलीन बनती है, बेंजामाइड का ये रिएक्शन करो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन तो एनिलीन बनती है, मतलब A जो है वो नाइट्रोबेंजीन है, B है बेंजामाइड। कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन, एनिलीन का पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाओ डाइस्टराइजेशन से, फिर उसको आप डीएमिनेशन कर दो, सल्फोनेशन, उसके बाद आपने सल्फेनिलिक एसिड बनाना है, एनिलीन की सल्फोनेशन करो तो सल्फेनिलिक एसिड ही बनता है, पैरा पोजीशन पे HSO3 जोड़ देना। तो ये हमारे पास टोटल जो सेट 3 था CBSE एग्जाम 24-25 केमिस्ट्री का, ये हमने सॉल्व किया है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। सेट 1 और सेट 2 जो हम लगभग मैच करते हैं, सिर्फ शफलिंग होती है, कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, तो इसके लिए आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाना। थैंक यू वेरी मच।